जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड अध्याय बताऊं सर, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं। मान लो किसी का 1 नंबर लग्न आया है, उसके बारे में हम कैसे बताएंगे? और क्या जो मैं आज बताने वाला हूँ क्या एज इट इज फिट हो जाएगा? और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे रीजन ये है कि लग्न होती है, खुद तो राशि होती है, मेष राशि है। मेष राशि के कितने गुण धर्म है वो तो हम उसमें डाल देंगे। मेष राशि के गुण धर्मों के अनुसार जातक ऐसा 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 होना चाहिए। लेकिन आप दूसरी चीज में जाइए, मेष राशि के अंदर नक्षत्र कितने आएंगे? तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र आएगा, मेष राशि में भरणी नक्षत्र आएगा और मेष राशि में कृतिका नक्षत्र आएगा। तो जो लग्न अश्विनी नक्षत्र की है, एक नक्षत्र कितना समय रहता है? एक नक्षत्र कितना समय रहता है? कितना अंश रहता है? कितना अंश? 13 हाँ, 13 अंश 20 कला। 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है। तो जब वो 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है, अर्थात 13 अंश 20 कला के अंदर अगर लग्न आई है तो मेष लग्न, इसका मतलब उसके अंदर अश्विनी नक्षत्र के भी जो फलादेश है वो रिप्रेजेंट करेगा, उसका भी असर आएगा। अब अश्विनी में भी 2 तरह के फल है, एक ग्रह आधारित और एक अश्विनी के आधारित। अश्विनी कौन है? अश्विनी कौन है, जानते हो अश्विनी को? जी, अश्विनी कुमार हैं उनके देवताओं के। हाँ, अश्विनी को 2 रूपों में देखा गया है। 2 अश्वों के मुख है, घोड़े के 2 मुख है, अश्विनऊ, इसलिए उनका नाम लिख दिया अश्विनी। जब हम तारामंडल देखते हैं तो 2 घोड़े के मुख दिखते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया अश्विनी। और वैसे अश्विनी कुमार वैद्य की बात हो रही है, चिकित्सक की। और तीसरी बात करेंगे तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रहों में अगर हम जब विंशोत्तरी दशा निकालते हैं तो केतु हो जाता है। तो 3 तरीके से हमारे को फलादेश की समस्या आएगी कि पहले तो हम राशि का फल करें और फिर क्या करेंगे राशि के बाद? उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर कौन से नक्षत्र में है, यानी वो कितने अंश कितने कला कितने विकला में है, इसके ऊपर हम उसका वो करेंगे। और अश्विनी में है तो अश्विनी के फल और अश्विनी के साथ साथ अश्विनी कुमारों के फल और अश्विनी माने उसके फल, जो क्या नाम है उसका, घोड़े के फल। अश्विनी माने घोड़ा, तो हम घोड़े के रूप में भी देखेंगे और अश्विनी कुमारों के रूप में भी देखेंगे। तो हम जब 2 तरीके से उसको देखते हैं तो फलादेश में अंतर आता है। ठीक है? तो मेष के अंदर कौन से गुणधर्म आ रहे थे? मेला। मेष में मेला समझते हैं जी, है ना? और मेला वाले फल आ रहे हैं। और जब हम उसकी बात कर रहे हैं अश्विनी की, तो उसके अंदर घोड़े के फल आ रहे हैं। और अश्विनी को अगर हम और दूसरी तरीके से, वैदिक तरीके से देखें तो उसमें जो है वो अश्विनी कुमारों के फल आ रहे हैं। सब मिला के फलादेश में भिन्नता आनी है। इस भिन्नता को हम कैसे सही करेंगे? अच्छा, ये भिन्नता तो आएगी। इसके अलावा एक भिन्नता और आएगी, और वो आएगी कि ये तो हुई 13 अंश 20 कला में नक्षत्र की बात। किसी भी लग्न पर जब फल पड़ता है तो उसके देशकाल और नवांश दोनों की राशि का फल भी उसके ऊपर आता है। जिन लोगों ने देशकाल नवांश जानते हैं वो उसमें अप्लाई कर लेंगे।
जी। अब नवांश जो है, नवांश कितने अंश कला का होता है? 3 अंश 20 कला। हाँ, 3 अंश 20 कला। यानी नक्षत्र का एक चरण, भाई एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 800 कला, 13 अंश 20 कला। 4 चरण होते हैं ना। एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और एक नक्षत्र कितने डिग्री कितने अंश का होता है? 13 अंश 20 कला। 13 अंश 20 कला का। तो जब वो 13 अंश 20 कला का होता है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलते हैं, तो एक नक्षत्र का मान 3 अंश 20 कला होता है और एक नवांश का मान भी 3 अंश 20 कला होता है। अब नवांश मिलता है तत्व आधारित, जैसे मेष को पहला अंश मेष का ही मिल जाएगा जी। यानी कि लग्न में भी मेष के हम फल दे रहे थे और नवांश में हम मेष के फल दे रहे थे। और मेष को देशकांड भी वो भी डिग्री के आधार पर मिलता है। शुरू के 10 डिग्री में उसी में रहता है, उसके बाद 10 से 20 डिग्री में नवमांश 5वां हो जाता है, यानी उस राशि से 5वीं राशि। और 20 से 30 डिग्री में चला जाए ग्रह या राशि तो उससे तीसरा है ना नवा हो जाता है, नवी राशि हो जाती है। तो मान लो कि वो 10 डिग्री के अंदर है तो नवांश की राशि भी मेष है, दृष्टकाल की राशि भी मेष है, लग्न की राशि भी मेष है, लेकिन नक्षत्र के प्रभाव, अश्विनी कुमार के प्रभाव, इसके कारण उसके प्रेडिक्शन में फर्क आएगा। ठीक है जी। ऐसे बहुत सारी बातें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं पिछली बार आपको भावों के बारे में बता चुका हूं। 12 भाव होते हैं, केंद्र, त्रिकोण, परफर, आपोक्लिम। स्लाइड आ रही है आपके सामने? जी गुरु जी। जी हाँ। ओके। इसके बाद उपचय, अपचय, चतुरस्र, चतुष्टय, कंटक, दुख स्थान, त्रिषणाय, लीन भाव, ये मारक भाव, नेत्र भाव, शुभ और अशुभ भाव, विष्णु लक्ष्मी भाव, स्त्री पुरुष भाव, चर स्थिर भाव और शरीर के अंगों का विन्यास भावों के अंदर। भावों में लग्न को तन कहते हैं, शरीर, और इसलिए ज्यादातर शरीर, रंग, रूप, आकृति, यश, प्रकाश, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, वो सब इसमें आता है। आज हम बात करेंगे लग्न की। अगर जातक की लग्न मेष हो तो फल क्या होगा? मेष लग्न में जब ये लग्न का हम विचार करते हैं तो लग्नों के अंदर अष्ट लग्न सिद्धांत, अष्ट राशि सिद्धांत लागू होता है। अष्ट राशि सिद्धांत का मतलब है कि जैसे लग्न होती है जो असेंडेंट, जिसको आप निकालते हैं, जो हमने निकाली है, और दूसरी लग्न होती है चंद्र लग्न, यानी चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह चंद्र लग्न होती है। और तीसरी होती है सूर्य लग्न, अर्थात सूर्य जिस राशि में स्थित होता है उसको लग्न बना करके, लग्न के स्थान पर रख के विचार करते हैं, सूर्य लग्न। और ऐसे ही हमारे अन्य 6 ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनको भी लग्न बना करके इनके संबंध में जो आवश्यक कारक है उसका विचार करते हैं। अगर सूर्य लग्न है तो उससे राजकीय कार्य के बारे में विचार करते हैं। चंद्र लग्न से संपूर्ण कार्यों का विचार करते हैं, यानी हम तात्कालिक में जो भी काम करने जा रहे हैं उन सब के लिए चंद्र लग्न की प्रधानता है, चंद्र लग्न से विचार करते हैं। यदि आप युद्ध करने जा रहे हैं किसी से, या किसी से युद्ध की वार्ता है, तो आपको मंगल की लग्न बनाना चाहिए, यानी मंगल को लग्न में लाना चाहिए। मंगल जिस राशि में बैठा है वो लग्न हो गई, और वहां से 4, 8, 12 त्रिकृष्णाएं जो मैंने अभी बताए, जो भाव आदि संज्ञा है लग्न की, मंगल की राशि को लग्न में रख के और उसके आधार पर उनका विचार करें। और अगर आपको विद्याभ्यास करना है तो बुध को लग्न बना करके, यानी बुध की लग्न से
सभी बातों का विचार करें। तृतीय अभ्यास के लिए कोई कुछ कह रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी गुरुजी आ रही है। तो कोई बीच में कुछ बोल रहा था इसलिए मैं कह रहा हूँ कौन बोल रहा है? जी तो मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको विद्याभ्यास के संदर्भ में विचार करना है तो बुध की लग्न मतलब बुध जिस राशि में बैठा है उसे लग्न बना लीजिए, और अगर आपको विवाह का विचार करना है तो गुरु की लग्न से कीजिए, यानी बृहस्पति जिस राशि में बैठा है उसे लग्न बना करके करिए। अगर आपको पर्यटन, घूमना फिरना, यात्रा करना, तो आपको शुक्र की लग्न से विचार करना चाहिए। और आपको दीक्षा लेनी है, संन्यास, दीक्षा, वानप्रस्थ, वैराग्य, आध्यात्म, तो आपको शनि की लग्न से विचार करना चाहिए। और जीवन के संपूर्ण भोगादि का विचार करना है कि मैं क्या क्या भोगूंगा, क्या मतलब प्रारब्ध संचित आगामी, तो आपको मुख्य लग्न जो असेंडेंट आपकी है उससे विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से कितनी लग्न हो गई? 8 प्रकार की लग्नें हो गई। लग्न, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, मंगल लग्न, बुध लग्न, गुरु लग्न, शुक्र लग्न, शनि लग्न। इसको हम कहेंगे अष्टराशि लग्न सिद्धांत। यवन विद्वानों के अनुसार मनुष्य को एक राशि वाला नहीं मानकर, अब ये एक शास्त्र है, यवन जातक शास्त्र। जैसे आप जातक पारिजात पढ़ रहे हैं, बृहद पाराशर पढ़ रहे हैं, ऐसे यवन जातक शास्त्र भी है। उसकी मान्यता के अनुसार 8 राशियों का प्रभाव जातक पे होता है, और उसी प्रकार से उसके अच्छे बुरे योगों के कारण ही जातक पर शुभाशुभ प्रभाव भी पड़ता है। और इसीलिए इस प्रकार से 8 राशियों की जिस कार्य के लिए विचार करना हो उसके लिए लग्न बना लेना चाहिए। अब वर्तमान में लग्न राशि, जन्म राशि, आज के समय में क्या रह गया है? 2 रह गई है, लग्न राशि और जन्म राशि। इसका महत्व रह गया है, यानी चंद्र लग्न और जो आपकी एक्चुअल लग्न है एसेंडेंट को। इसके आधार पर ही शारीरिक गठन, स्वभाव संबंधी विशेषताएं तथा अन्य फलों का स्थूल रूप से यानी मोटे रूप से अध्ययन करते हैं। अब कुछ समय तक अभ्यास करने के उपरांत कोई भी व्यक्ति किसी जातक को देखकर ही उसका लग्न, जन्म राशि निर्धारित कर सकता है। यानी आप बहुत बार देखते रहोगे मेष लग्न, इसकी मेष लग्न ये ऐसा है, ये इसकी मेष लग्न ये ऐसा है। आप 150 लोगों को देखो, तो अचानक जब आपके सामने उस सिम्टम्स का व्यक्ति आएगा तो आप कह दोगे तुम्हारी मेष लग्न, क्योंकि आपका अभ्यास निरंतर उस पर हो रहा है। यानी आप आज एक लग्न को पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग्न के जातक की कुंडली जब भी आप पे आती है तो उस स्ट्रक्चर को आप उसके ऊपर ढूंढिए कि ये चीजें उसमें है। तो जब आपने 25, 50, 100 कुंडलियों पर निरंतर अभ्यास कर लिया तो आप जब कोई अननोन आएगा जिसकी लग्न सामने नहीं आई, लेकिन आप उसको देख कर कह सकते हैं इसकी लग्न ये होनी चाहिए, उसके आकृति के आधार। अब जन्म लग्न, जन्म राशि के आधार पर जातक की विशेषताएं। ब्राह्मण ने बृहद जातक में बहुत सारी बातें लिखी है। जैसे जातक पारिजात, मैं बोल रहा था अभी, शास्त्रों के नाम इसलिए बता रहा हूं कि हम जो भी पढ़ेंगे वो शास्त्रों में ऋषियों ने बताया है, और वो सिम्टम्स वो विज्ञान सम्मत सिम्टम्स हैं, वो उन्होंने जो दिए वो गलत नहीं दिए। तो बृहद जातक है, नरसिंह देवक ने जातक सारदीप में भी बहुत सारे ऐसे विषय लिखे हैं, बृहद पाराशर में भी लिखा हुआ है, और अन्य अन्य बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें इनके बारे में वर्णन आया है। लेकिन मैंने बताया कि लग्न का जो फल है वो स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। क्यों नहीं है? सूक्ष्म इसलिए नहीं है कि लग्न का नवांश क्या है, लग्न का दृष्टान क्या है, लग्न किस नक्षत्र में गया है, उस नक्षत्र का देवता कौन है, उस नक्षत्र का ग्रह स्वामी कौन है, इस चीज का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे मेष लग्न है, मेष राशि है, मेष राशि है तो ठीक है, मेष का मतलब मेढ़ा है, मेष का मतलब अग्नि तत्व है, मेष का मतलब पूर्व है, ये सारी बातें तो सब जगह एक सी है।
बृहद जातक ने क्या बताया है उसको, और अन्य पुस्तकों के अनुसार हमने इसको समझते हैं कि मेष राशि में जन्म लेने वाले जातक गोल चेहरा होगा उनका, और नेत्रों में थोड़ी सी लालिमा होगी, और गर्म वस्तुएं मतलब गर्म चीजों का उनको वो होगा, मतलब गर्मी ज्यादा होगी, शाक एवं थोड़ा खाने वाले, अच्छा अल्पभोजी होंगे, कम खाते होंगे। मेष राशि मेष लग्न वालों की भोजन कम करते हैं, अल्पभोजी कहा गया है। जैसे मैंने बृहस्पति को कहता हूं कि वो अल्पभोजी, वो तो अतिभोजी है, लेकिन मेष लग्न अल्पभोजी है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अच्छा इनकी खास बात यही रहेगी, गुस्सा तो हो जाएंगे लेकिन आपने इनके सामने कोई अच्छी बात कर दी तो प्रसन्न हो जाएंगे। हाल भ्रमण करने वाले, कामुक, दुर्बल, अस्थिर धन वाले, इनके पास धन अस्थिर रहता है, मतलब आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। शूरवीर, सेवा कर्म को जानने वाले, व्रण के चिन्ह से युक्त मस्तक वाले, यानी इनके मस्तक में, सिर में, माथे में या कहीं में, सिर में किसी भी जगह कोई ना कोई व्रण होगा, कोई चिन्ह होगा, कोई यानी कोई चोट का निशान होगा, कभी ना कभी लगा होगा या लग जाएगा, मतलब वो या बचपन से तो कई बार लग जाता है। अभिमानी बहुत होते हैं और सबसे आगे चलते हैं। हथेली पर इनके कोई शक्ति का चिन्ह भी होता है, यानी कि ये थोड़े से एग्रेसिव माइंड है, तो इनकी शक्ति बहुत होती है। अत्यधिक चंचल और जल से भयभीत रहने वाले, सोचो ये सब बातें क्यों कही, ये पूरे मेढ़े के लक्षण है। मेढ़ा है, बकरी है, वो कितना खाएगा, उसकी खुराक कितनी होती है। अच्छा वो आपको झट मारता है लेकिन आप उसे पुचकारते तो हाल प्रसन्न हो जाता है, गुस्सा भी जल्दी होता है, प्रसन्न भी जल्दी होता है। ऐसी जो सब बातें जो बताई वो उससे जुड़ती है। कहते हैं मेष राशि में जन्म लगने वाले व्यक्ति लाल एवं पीली वस्तुओं का क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त करने वाले, इनका जो फेवरेट कलर होता है लाल पीला होता है। हंसमुख स्वभाव, इनमें पित्त की अधिकता होती है। पित्त, फिर वही बात आ गई, पित्त माने गर्मी। हमने जो पढ़े थे बात पित्त कफ मिश्रित, ये प्रकृति राशि की पढ़ी, तो यहाँ पर कौन आ गया, पित्त आ गया। तो पित्त की प्रधानता है, और इनका जो रंग है वो गोरा है लेकिन रक्त मिश्रित होता है, यानी लालिमा लिए हुए गोरे होते हैं। ज्यादातर मेष लग्न वाले लालिमा लिए हुए गोरे होते हैं। ऐसा व्यक्ति, अब इनके जो, अब मेष का स्वामी कौन है, मंगल है, तो मंगल के गुरु है, मंगलवार को, सोमवार को, इस तरीके से हम देखेंगे कि इनको गाय, घोड़ा, भैंस, पशुधन से युक्त, यानी इनके पास कोई ना कोई पशुधन होगा। अब ये तब की बात है जब ये शास्त्र लिखे गए, लेकिन आज के डेट में अगर आप इसे लगाए तो इनके पास कोई वाहन होगा। कार्य में आलस करने वाला परोद्यमी, अर्थात दूसरों के लिए उद्यमशील, यानी ये अपने काम के लिए तो आलस कर जाएंगे कि चलो कर लेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे ने कही तो तुरंत करेंगे उसके लिए। ऐसा जातक कन्या, मिथुन एवं कुंभ राशि के व्यक्तियों का अभिन्न मित्र होता है।
अब क्यों होता है? इनका उनका आपस में संबंध बन जाएगा। अत्यधिक महत्वाकांक्षी और उन्नतिशील भी होगा। इनके जो महीने हैं जिनमें इनको थोड़ा कष्ट रहता है वो है जुलाई का महीना, फरवरी का महीना और नवंबर का महीना। इसमें इनको कोई ना कोई तकलीफ रहती है मेष लग्न वालों को। ये राज सम्मान से युक्त होते हैं, कफ विकारों से रहे, इनको कफ नहीं होगा क्योंकि गर्म प्रकृति है ना इनकी, लेकिन सर दर्द हो सकता है, मस्तिष्क पीड़ा से युक्त हो सकते हैं। ऐसे जातक को 20 वर्ष की अवस्था में कोई हानि होती है, 26 वर्ष की अवस्था में, 33 वर्ष की अवस्था में बुखार या शस्त्र से भय होता है, 45, 50 एवं 55 की अवस्था में कोई गंभीर बीमारी परेशानी से भय होता है, और इसी प्रकार 13वें वर्ष में, पहले वर्ष में, 7वें वर्ष में भी इनको ज्वर यानी बुखार से पीड़ा होती है। तीसरे, 5वें, 12वें एवं 16वें वर्ष में राजभय यानी किसी का दंड का सामना करना पड़ता है। 32 और 8वें वर्ष में भी मृत्यु संबंधी कष्ट होता है और 25वें वर्ष में संतान संबंधी कष्ट होता है। चौथे और 8वें वर्ष में ऐसे जातकों को वाहन से पीड़ा होती है, वाहन दुर्घटना का भय होता है, और तीसरे, 12वें, 24वें वर्ष में जल से संबंधित कोई संक्रमण होता है। कान के रोग, घाव से पीड़ा होती है। ऐसा जातक सिर में घाव वाला, बात रोगी, इनके नाखून ज्यादातर अच्छे नहीं होते और हाथ में मछली या तिल का चिन्ह होता है। मेष लग्न का जातक क्रोधी, अत्यधिक लोभी, प्रवासी, कम संतानों वाला, सुखी, बेड़े जैसी चपटी आंखों वाला होता है। कुछ ईर्ष्यालु कहा गया है इसको, अटक अटक कर बोलने वाला, कभी कभी रुक जाता है अपनी बात कहने में, संकोच करता है कहने का तात्पर्य है, लेकिन कुशल, उत्तम एवं विशिष्ट कार्य करने वाला। जब किसी काम को करता है तो बड़ी विशिष्टता से, उत्तमता से करता है, उसके काम में कोई कमी ना निकाले। अच्छे नहीं होते। भीरू कहते हैं डरपोक, अधिक बलवान, विषादी, छोटे कार्य करने वाला, विचित्र चाल वाला, शत्रुओं पर विजय करने वाला, बचपन में ही माता पिता से भी कष्ट हो सकता है, धन का हानि हो सकती है, सुकुमारशील परंतु बात रोग और सर्दी से पीड़ित। अब जो उसकी पत्नी होगी या पति होगा या पत्नी होगी, उसके संबंध में कहा गया कि उसको कोई न कोई, उसकी पत्नी या पति को बात रोग होगा यानी बाती संबंधी रोग होगा, या वो सर्दी जुकाम से पीड़ित रहता होगा या रहती होगी। मेष राशि में उत्पन्न जातक का जो कद है वो कहा गया है कि वो मध्यम होता है और इकेरे शरीर वाला है ना, उसका शरीर बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं होता बचपन में। किन्हीं ग्रहों के कारण या बीमारी के कारण बाद में वो मोटा हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो राशि प्रवृत्ति है उसके अनुसार वो हमेशा इकेरा वजन वाला और सिंगल फ्रेम होता है। उसका चेहरा थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कद मध्यम होगा और सिर आनुपातिक रूप से जैसा होना चाहिए उससे थोड़ा बड़ा होगा, और सिर में भी एक हिस्सा और कौन सा है, माथा चौड़ा होगा।
माथा चौड़ा होगा, उसकी लंबी नाक होगी, नाक लंबी होगी, तोते जैसी लंबी निकल रही होगी। ये इसलिए लक्षण बताए जा रहे हैं कि जब आप उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को देखो जो कद में छोटा है, लेकिन उसका चेहरा लंबा है, माथा चौड़ा है, नाक थोड़ी लंबी, मतलब अलग से दिखने वाली, जैसे ऐसा लगे कि इसकी नाक कई लोगों की नाक नजर नहीं आती, होते साथ अपने को लगता ही नहीं कि इसकी नाक है, अपना मतलब उस पर अपना ध्यान नहीं जाता। लेकिन जिसकी नाक अलग प्रकार की होगी, लंबी होगी, वो अलग ध्यान जाएगा उस पर। इसलिए लंबी नाक एवं थोड़ी आंखें गोल होती है और आंखें चमकदार भी होती है। बाल भूरे, कुछ हद तक घुंघराले और कड़े होते हैं। ऐसे लोगों के बाल घुंघराले होते हैं। दांत सुंदर, श्वेत वर्णीय एवं सुडौल होते हैं। दांतों के मध्य अधिक रिक्त स्थान नहीं होता, यानी दांतों के अंदर संद नहीं होगी। चेहरे पर चोट या व्रण का निशान मैं बता चुका हूं। जो माथे पे, सिर पे बताया, वो चेहरे पे भी कहीं हो सकता है, तिल या मसा भी हो सकता है। चेहरे के अलावा भी अन्य अंगों पर कोई व्रण अवश्य हो सकता है, क्योंकि मंगल का स्वभाव है, मंगल क्या है कि लड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके चोट के निशान बनने की संभावना रहती है। गर्दन लंबी एवं सुडौल होती है, चौड़ा वक्ष, छाती जो उसकी चौड़ी होगी, कंधे मजबूत होंगे, हाथ एवं पैर की लंबाई आनुपातिक, माने जैसी सामान्य होनी चाहिए वैसी, परंतु वे अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं हाथ पैर। कुल मिलाकर ऐसा जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है, प्रभावी बहुत होता है। मेष लग्न में उत्पन्न जातक उत्साही होता है, साहसी होता है, उद्यमी होता है, अपने उद्यम करने वाला स्वयं का। उसमें नेतृत्व करने के गुण नैसर्गिक रूप से विद्यमान रहते हैं, मतलब वो लीडरशिप कर सकता है, करता ही है, वो लीडरशिप के लिए आगे आ जाता है। वह जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र में अपनी लीडरशिप, नेतृत्व करता है। अगर वो घर के अंदर भी है, मतलब हाउस वाइफ है या वो हाउस हस्बैंड है, तो वो उस घर का नेतृत्व करेगा। उसके विचार स्वतंत्र और वैज्ञानिक होते हैं, वो औरों की बात कम सुनता है, अपने विचारों को स्वतंत्र रखता है, और वह तर्कशील होता है। और वह तर्क के आधार पर दूसरों के विचारों को स्वीकार करने का प्रयत्न करता है, यानी अगर सही है तो स्वीकार करेगा। इसलिए तार्किक है कि इसने कहा है तो ये करना चाहिए कि नहीं, तो इसमें क्या तर्क है, क्या कारण है करना है। परंतु वे अपने विचारों को हठ धर्मता की हद तक लागू करवाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, यानी कि वो अपने विचार को जरूर लोगों से लागू करवाता है कि भाई ये होना चाहिए। तर्क करके सामने वाले के विचार को लेगा और अगर उसे सही लगेंगे तो लागू करेगा, लेकिन अपना विचार जो उसने सोच रखा है उसे जरूर मनवा लेगा। उसका स्वाभिमान बहुत होता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी बात क्यों नहीं बनेगी, जिसके कारण कब वह स्वाभिमान की हद को पार करते हुए घमंडी भी हो जाए ये पता नहीं चलता। यानी वो ज्यादा स्वाभिमानी होने से लोगों से अपनी बात मनवाने के कारण, नहीं मेरी बात मानो, तो कभी कभी वो घमंडी हो जाता है कि नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ राजा हूं। तो वह स्वभाव का कठोर तथा कुछ हद तक झगड़ालू भी होता है। सदैव किसी ना किसी कार्य में संलग्न, बैठेगा नहीं, कुछ न कुछ करता रहेगा, संलग्न रहता है। सामान्यतः वह मेधावी होता है, कभी कभी उद्धत चित्त का मतलब कभी कभी चित्त उसका उचट जाता है। वह उदार एवं दूसरों की सहायता करने के लिए भी तत्पर होता है। उदार माने किसी ने कुछ मांगा तो उसके भागों को जाता है, अच्छा ले जाओ, उदार। और सहायता, किसी ने उससे कहा कि भाई हमारे साथ ये काम करना है, थोड़ा मदद कर दो, तो वो सहायता के लिए भी तत्पर हो जाता है। मेष लग्न का जातक स्पष्टवादी भी होता है, जो बोलना है सब बोल देगा, बुरा लग जाए। वह बिना किसी भूमिका या लाग लपेट में अपनी बात कहना पसंद करता है और इसके कारण वह कई बार स्वयं भी परेशानी में पड़ जाता है। फिर भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाता।
मेष लग्न का जातक सामान्यतः जल्दी क्रोधित होने वाला नहीं होता, परंतु स्वाभिमान अथवा अपने विचारों को न मनवाने की स्थिति में अथवा उसके नेतृत्व को चुनौती मिलने पर वह बहुत क्रोधित हो जाता है। यानी जब उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, जब कोई उसके बात नहीं माने, जब कोई उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करे, तो क्रोध आ जाएगा। उसका क्रोध शीघ्र शांत फिर नहीं हो पाता। ऐसा जातक फिर प्रतिशोध लेने की इच्छा से बैठा रहता है कि इसने मुझे मेरे नेतृत्व में चुनौती क्यों दी। मेष लग्न एवं राशि का जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी होता है और वह एक योजना के अनुसार करता है। यानी जब भी कोई काम करेगा तो उस काम की पहले एक योजना बनाएगा, फिर काम को करेगा और अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह सतत प्रयत्नशील होता है। सामान्यतः वह आलसी नहीं होता। केन प्रकारेण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता ही है। आलसी नहीं है, वो कुछ भी करके कैसे भी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कार्यों की पूर्ति के दौरान नैतिकता और भावनाओं का अतिक्रमण करने से भी वह नहीं चूकता। यानी उसे अपना काम करना है और वह कोई नैतिकता टूट रही है या किसी की भावना को ठेस पहुंच रही है तो पहुंच जाए, लेकिन वो अपने काम को पूरा करके ही रहेगा। इसके अतिरिक्त वह शीघ्र ही अपने कार्य को समाप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी कार्य को बहुत लंबा भी नहीं खींचता, बहुत जल्दी उसको फ्री करना चाहता है कि ये काम मेरा इतनी सीमा में होना ही है। मेष लग्न का जातक उच्च पदाभिलाषी, यानी उच्च पद की उसके अंदर अपेक्षा होती है, अभिलाषा होती है और वह यात्रा प्रिय, जैसे मैंने कहा अल्पाहारी, वह कला एवं साहित्य का प्रेमी होता है। संगीत एवं चित्रकला में भी उसकी अभिरुचि होती है, लेकिन बहुत ज्यादा उसका उससे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अभिरुचि होती है। यद्यपि वह स्वयं उनमें अधिक निपुण नहीं हो पाता क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी समय समय पर एंटरटेन करने के लिए, परंतु उसकी अभिरुचि अवश्य इन क्षेत्रों में थोड़ी होती है। ऐसे जातक प्रकृति प्रेमी जरूर होते हैं और नैसर्गिक सौंदर्य इनकी पसंद है। ये प्राकृतिक क्षेत्रों में जाकर रहना पसंद करते हैं। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं, अगर हम देखेंगे तो मेष लग्न की, हमारे आप लोगों में से भी किसी ना किसी की मेष लग्न होगी। अगर हम कुछ नेताओं की या किसी हस्तियों की लग्न की बात करेंगे तो वो भी हमें मिल जाएगी। हमारे एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनकी मेष लग्न थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मेष लग्न है। सत्यजीत रे हीरो है, वो उसके फिल्म इंडस्ट्रीज में है। मोतीलाल नेहरू की मेष लग्न थी। चंद्रबाबू नायडू की मेष लग्न थी। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये मेष लग्न का फल मैंने आपसे अभी कहा। इसके संदर्भ में यदि किसी का कोई प्रश्न उठता है, पहले इसका समाधान करेंगे। सर ये आप कायदे से पढ़ा रहे हैं? जी, किसमें से पढ़ा रहे हैं आप? मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है सारा कुछ? ये तो मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है। वैसे आपकी जो फलित की किताब है उसमें मेष लग्न के फल दिए हैं। तो सर बहुत कम दिया है सर इसमें, आप तो बहुत सारी बातें बताइए। तो इसलिए तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो वो किताबों से ही काम हो जाता। मैं कहता ही नहीं कि क्लास इन लो। आपने क्लास क्यों लगवाई? नहीं वो तो ठीक है भाई किताबों में जो लिखा है, भाई मैंने क्या किया है, बहुत सारी किताबों से संग्रह करके। अब आपसे मैं कहूँगी आप है ना बृहद जातक पढ़ो और जातक पारिजात पढ़ो और यवन जातक पढ़ो, फिर आप कहोगे अभी तो हम शुरुआत हुई, आपने इतनी सारी किताबें पढ़ने को बोल दिया। तो फिर मैं आपको संग्रह दे रहा हूँ ना। तो सर ये फिर हमारे पास आप या तो वीडियो दे दीजिए इसका यूट्यूब पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिल जाएगी। जी सर ठीक है। तो मेष लग्न के बारे में हमने चर्चा की। अब मेष लग्न के बाद आज हम वृषभ लग्न की चर्चा करेंगे।
जैसा कि हम देखते हैं, ये जैसे कुंडली हमारे सामने है, यहाँ पर ये 1 नंबर राशि है, इसके स्थान पर यदि 2 नंबर होती तो वृषभ लग्न हो जाती। तो वृषभ लग्न हो जाती तो ये सब चेंज हो जाएंगे। तो वृषभ लग्न के बारे में, वृषभ कौन होता है, वृषभ को जानते हैं? वृषभ कहते हैं नंदी को। हाँ, नंदी शांत, जो बिल्कुल ठीक। वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती? अभी तक हमने वृषभ के बारे में जो पढ़ा है, एक तो वृषभ राशि सम राशि है। सम राशि है तो स्त्री राशि है, सम राशि है। और दूसरा, उसकी दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। अब देखिए, सम भले ही है लेकिन दक्षिण दिशा उसके पास है, इसका मतलब वो उग्र भी है। पूरब के बाद दक्षिण आती है ना, है जी। हाँ, और लेकिन उसका वर्ण कौन सा है? वर्ण उसका वैश्य है। वैश्य, अब वैश्य वर्ण है, इसका मतलब सहनशील है, क्योंकि बनिया जितना सहनशील होता है उतना कोई नहीं होता है कि नहीं? कोई बनिया है यहाँ पर सहनशील, इसको गुस्सा नहीं आ रहा हो अपने आप पे, है? ऐसा कहा गया है कि वैश्य जो है वो सहनशील होता है और सबके भरण पोषण की चिंता करता है। तत्व कौन सा है? पृथ्वी। जैसे वैश्य सहनशील है, ऐसे पृथ्वी भी सहनशील है। वो भी हमें देती ही देती है, लेती कम है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ेंगी। तो वृषभ लग्न में जब जातक का जन्म हो तो वृषभ, देखिए वृषभ का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र को सुंदरता का प्रतीक माना गया है। अच्छा, नंदी को भी आप देखिए, दिखता बड़ा सुंदर है। वो बात अलग है कि वो कभी कभी काले नंदी मिल जाएंगे आपको, लेकिन नंदी का अपना स्वरूप है, बड़ा सुंदर होता है। और कई लोग तो नंदी को सुंदर बना करके घुमाते रहते हैं और उससे बताते हैं, बता इनकी ये पढ़ाई में पास होंगे कि नहीं, इनका मकान बनेगा कि नहीं। देखे कि नहीं वो है नंदी? जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। हाँ, तो ऐसा जातक, वृषभ लग्न वाला जातक सुंदर होता है और विलास युक्त जीवन, यानी भौतिक विलासता का जीवन उसके पास होता है। मोटी जंघा, विशाल मुख और मुख पीठ एवं बगल का जो भाग है उस पर कहीं उसके भी चिन्ह होगा। वृषभ लग्न वाले भी त्यागी कहे गए हैं, त्यागी होते हैं अर्थात दानशील होते हैं, दान करने में पीछे नहीं हटते। क्लेशों को सहन करने वाला, यानी इनके साथ जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है और जो इसको सहन करते रहते हैं, क्योंकि वृषभ का दूसरा रूप है बैल। बैल खेत में चलता है और कुछ नहीं बोलता, उसको किसान जैसे जोतता है वैसे वो लगा रहता है। उसके बारे में तो कई पुराणों में कथाएं आती हैं कि वो दिन भर भूखा रहा और रात को सो गया, ये हो गया, बहुत सारी ऐसी बैल की कथाएं हैं। तो क्लेशों को सहन, फिर भी वो उसके साथ लगा है। और समर्थ माने इतने क्लेश सहन करने के बाद भी वो समर्थ है और भी कामों को करने वाला और ऊंचे कंधों वाला। इसके कंधे उठे हुए होते हैं, कंधे जो है वो उठे हुए होते हैं। आप कभी किसी को पहचानो तो आप देखना कि वो सुडोल और उसके जो वो कंधे हैं तो थोड़े उठे हुए होंगे। कन्या संतति, यानी इनकी कन्या संतति ज्यादा होती है, ऐसा कहा गया है। आजकल तो खैर संतान के बारे में ज्यादा बोलना भी विषय नहीं है, क्योंकि किसी के एक दो ही संतान होती है, लेकिन ज्यादातर ऐसे जातकों को कन्या संतति ज्यादा होती है। ये कब प्रकृति के होते हैं? क्योंकि पित्त कफ जो हमने उसमें देखा, पूर्व के बंधु या कुटुंब धन पुत्र आदि से रहित, यानी कि इनका पैतृक धन इनको उतना ज्यादा नहीं मिल पाता। सौभाग्यशाली होते हैं, क्षमाशील होते हैं, लोगों को क्षमा करने वाले। जैसे मैंने कहा मेष लग्न अल्पभोजी है,
इनको हम अतिभोजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनको भूख अधिक लगती है। वृषभ लग्न वालों को भूख अधिक लगती है, अर्थात अधिक भूख वाला, स्त्रियों का प्रिय है। इनको विलासिता पसंद है, तो स्त्रियों के बीच रहना या पुरुष, स्त्री है तो पुरुष के साथ रहना, मतलब उसको विलासिता पसंद है। स्थिर मित्र, इनके मित्र अगर कोई बन जाते हैं तो वो स्थिर हो जाते हैं, मतलब बहुत देर में उनकी दोस्ती टूटती है। युवा अवस्था और वृद्धावस्था में सुखी होते हैं, हालांकि ये अपने जीवन में बहुत सारे क्लेशों को सदैव झेलते ही रहते हैं। वृषभ लग्न में जन्म लेने वाले जातक स्थूल होने के साथ इनकी लंबी भुजाएं होती है और इनके जोड़ों में या जोड़ों में कह सकते हैं, फोड़े फुंसी ज्यादातर इनको होते हैं। वात एवं कफ की अधिकता के कारण शूल रोग से पीड़ित होते हैं। शूल रोग, बुध शुक्र शनि इन बारों में ये अधिक सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन रविवार को ये मलेच्छ भाव से युक्त हो जाते हैं। छुट्टी का दिन है, आज तो आराम से करेंगे सब काम। शुक्र का रवि का नैसर्गिक संबंध ढूंढिए, इसलिए रविवार को ये ज्यादा सक्रिय नहीं रहते। इनको छुट्टी बस मिल जाए, फिर देखो या और आनंद के लिए सो जाते हैं। मध्यम लोगों से व्यवसाय करने वाले गुल्म, अर्श, श्वास, खांसी इनकी अधिकता इन लोगों में पाई जाती है और कभी कभी वृषभ लग्न वालों को आम रोग यानी बवासीर आदि की प्रॉब्लम भी होती है। कटु और तीक्ष्ण औषधि लेने वाले, यानी जो भी दवाई कड़वी है, थोड़ी खारी है, इनको ले लेंगे, उसको ये उससे इनको वो नहीं होगा कि अरे हम नहीं खा रहे। दूध एवं मिष्ठान इनको प्राप्त नहीं होता, इनको पसंद भी नहीं होता, इनको प्राप्त भी नहीं होता। और अगर ये प्राप्त करते हैं तो इनकी प्रॉब्लम है ना कफ की, कफ खांसी, ये इनको इसके कारण भी उसके कारण उनको दूर रहना पड़ता है, या वो लेते हैं तो उससे उनको शारीरिक हानि होती है। उद्यान, किसी कृषि एवं वाणिज्य से इनको लाभ प्राप्त होता है और ऊंचे स्थान से गिरने से भय होता है। शत्रुओं के साथ प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। घुटनों में चोट ज्यादातर लगती रहती है। कद इनका मध्यम होता है, श्रृंगार प्रिय होते हैं, लेकिन नेत्र रोगी हो जाते हैं। इनके कंठ एवं पेट में यानी गला और पेट, यहाँ कोई व्रण हो सकता है, फोड़ा या कोई निशान, चोट का निशान। इनको गंध वाले पदार्थों से बड़ा लाभ होता है, जिनमें सुगंध आती है, एवं मिष्ठान से युक्त होते हैं, यानी मीठा पसंद होता है। और ऐसे जातक दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें एवं 18वें वर्ष में पीड़ित होकर होते हैं और 32, 44, 40 में इनको हानि होती है और रोगों से पीड़ा होती है। वह स्त्री प्रिय, कार्यकुशल, गर्म खाने वाले, सर्दी के रोग से युक्त, दक्षिण अथवा उत्तर दिशा में घर में द्वार वाला, यानी इनका जो घर होगा उसका द्वार उत्तर या दक्षिण की दिशा का होगा। पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने वाले, इनके कभी कभी ठोड़ी में भी पीड़ा होती है। ऐसे लोगों के कंठ रोगी, तीसरे वर्ष में अग्नि का भय होता है। बाएं पैर अथवा हाथ में चोट इनको लग सकती है और 19, 25, 32वें वर्ष में इनको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। वृषभ लग्न वालों के साथ ऐसा कहा गया है, ज्यादातर ये 2 विवाह वाले होते हैं, यानी इनकी 2 पत्नियां होती हैं। कफ की अधिकता और सर्दी से पीड़ित होते ये। अच्छा, इनके भाई कब होते हैं? किसी शास्त्र में तो ये तक लिखा है कि माघ शुक्ल नवमी शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र में ज्यादातर ऐसे लोगों की मृत्यु होती है।
जिस समय भी मृत्यु होती है 50 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में, उस समय लगभग ऐसा कहा गया है कि ये कथन बहुत ज्यादा सटीक नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। माघ शुक्ल माने आपको जनवरी का महीना, जनवरी फरवरी, 2, 5, 9वें वर्ष में पत्थर या लकड़ी से भी भय होता है और बाईं आंख में या जनेंद्रिय में रोग होने की संभावना हो जाती है। तीव्र भूख लगने वाला, कुशल, क्लेशी, दानी, लक्ष्मी से युक्त 15वें एवं 16वें वर्ष में जल, सींग वाले जानवर, मेष, पर्वत, भूत, वृक्ष आदि से भय प्राप्त करने वाले होते हैं और 10, 25, 45वें वर्ष में अग्नि से भय होता है। गुप्त रोग एवं पास भय से भी इनको पीड़ा होती है। पास समझते हैं? बंधन, हथकड़ी लगना। वृषभ लग्न वाला जातक सुंदर, यशस्वी, अभीष्ट कार्य करने वाला, उत्तम आभूषणों वाला, लेकिन खान पान का लोभी। खाना पीने की चीज दिख जाए तो चलो एक तो ले ही लेते हैं। स्त्री प्रिय, काव्य प्रिय, इनको काव्य बड़ा पसंद है। अपने पिता से अधिक उन्नति करते हैं, यानी पिता 1 लाख छोड़ कर गया तो ये 2 लाख के आसामी हो जाते हैं। स्वजनों को प्राय पीड़ित नहीं करने वाले, यानी अपनों को पीड़ित नहीं करते। धर्म में अत्यधिक तत्पर रहने वाले, व्यापार, कृषि, दूत, जलाशय आदि की अपेक्षा रखने वाले, यानी ये सोचते हैं कि हमारे पास एक जलाशय भी हो, ये जलाशय के समीप रहना इनको पसंद होता है। दूध माने जुआ आदि खेलना। अब जुआ बहुत प्रकार का हो गया है, ये MCX वगैरह भी जुआ ही माना जाता है। तमाम प्रकार के शेयर वगैरह के काफी सब जुए ही है, तो इसमें कभी भी डूब जाता है कुछ भी। कृषि व्यापार इसलिए कि जो नंदी है, बैल है, वो कृषि खेती से उसका संबंध है। स्थिर, निपुण, आश्रय देने वाला, यशस्वी, उग्र, विषम स्वभाव वाली, रुग्णा पत्नी प्राप्त करने वाला। अब देखिए पत्नी के बारे में यहां भी कहा है कि इनकी पत्नी जो होती है, या कहो पत्नी या पति, जो पार्टनर, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो अपने बारे में विपरीत इनके बारे में सोचेंगे, तो उग्र स्वभाव का होगा, विषम होगा, और वहां कहीं ना कहीं वह रोग उसको कोई ना कोई होगा। और उसके जो भाई होंगे वो रौद्र स्वरूप होंगे, मतलब रौद्र कहते हैं क्रोधी वाले, क्रोध वाले भाइयों से युक्त होता है। वृषभ लग्न वाले जातक सामान्य कद वाले होते हैं और स्थूल शरीर होता है। इनका रंग जो है वो ज्यादातर सांवला कहा गया है, गेहुआ रंग कह सकते हैं, बहुत गोरे नहीं कहेंगे, सांवला वर्ण होता है इनका। लेकिन चेहरा गोल और सुंदर होता है। सिर जो है अनुपात में तो छोटा होता है, माथा लेकिन सामान्य से चौड़ा होता है। चौड़ा माथा, चौड़ी नाक। मेष में कहा था लंबी नाक, यहाँ पर चौड़ी नाक, लेकिन कान लंबे होते हैं। कान लंबे होते हैं और गाल मोटे होते हैं, मोटे गाल और गोल ठोड़ी। इनके होठ भी थोड़े थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन आंखें बहुत सुंदर होती है, आंखों से लोगों को अपनी ओर वशीभूत करते हैं। बाल सीधे और मोटे, दांतों के मध्य रिक्त स्थान होता है। मेष में मैंने बोला था रिक्त स्थान नहीं होगा, वृषभ में बोल रहा हूं कि मेष उनके दांतों के बीच में कोई ना कोई रिक्त स्थान होता है। गर्दन छोटी और मोटी होती है, वक्ष चौड़ा और कंधे मजबूत होते हैं, हाथ एवं पैर छोटे एवं गठीले होते हैं, जंघाएं पुष्ट होती है, कटी प्रदेश माने कमर, अधिकतम अधिक मांसल, यानी यहाँ पर मांस ज्यादा होता है। ऐसे जातक देखने में आकर्षक होते हैं। वृषभ लग्न वाले जातक दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी, यानी किसी बात के विषय में सोचते हैं तो वो उनका दृढ़ निश्चय होता है कि ये हम कर ही लेंगे। उनका आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं।
सामान्यतः वे नेतृत्व करने के स्थान पर अनुयायी बनना ही पसंद करते हैं, यानी वो नेतृत्व नहीं करते, दूसरे के साथ चलना ज्यादा पसंद करते हैं कि चलो तुम करो, हम तुम्हारा साथ देंगे पूरा। लेकिन जब उन्हें नेतृत्व का अवसर प्राप्त होता है तो वे सामान्य से अच्छे नेता सिद्ध होते हैं। यानी पहले तो वो नेतृत्व लेते नहीं है, लेकिन अगर कोई ने कहा नहीं तुमको नेतृत्व करना ही है, तो जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनसे भी अच्छे तरीके से वो अपने नेतृत्व को निभाते हैं और वो नेतृत्व में और अच्छे माने जाते हैं। उनकी चापलूस पसंदगी उन्हें श्रेष्ठ नेता बनने से रोकती है। इसके अतिरिक्त में पूर्वाग्रही एवं जिद्दी भी होते हैं। इसके कारण वे श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाते और उनके विचार पूर्व धारणाओं पर आधारित होते हैं। ये सामान्यतः अपने मस्तिष्क में किसी व्यक्ति के कार्यकलाप को रोल मॉडल बनाकर चलते हैं कि अमुक व्यक्ति का, जैसे कोई ने महात्मा गांधी को ले लिया, किसी को ले लिया, किसी ने उस रोल मॉडल के आधार पर अपने को चलाते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं। ऐसा जातक सामान्यतः तर्कशील नहीं होता, वही दूसरों के तर्कपूर्ण विचारों को स्वीकार करने में हिचकिचाता भी है। परंतु चापलूसी के कारण मुंह लगे व्यक्तियों के सुझावों को वह आसानी से मान लेता है और कई बार उसके निर्णय अविवेक पूर्ण होते हैं, अर्थात उन निर्णयों से उसको हानि भी हो जाती है। वृषभ लग्न के जातक सहिष्णु और सहनशील भी होते हैं। उनमें धैर्य तो कूट कूट के भरा होता है। वह अधिकार प्रिय, शांति प्रिय, सहिष्णु, दयालु, सदाशय, विद्या विवाद में चतुर, भाग्यशाली एवं कामुक होते हैं। तो विचारशील एवं शांत प्रकृति का होता है। जो वृषभ लग्न का जातक होता है, अंदर अंदर विचार चलते रहेंगे और बिल्कुल शांत बैठा रहेगा, कभी भी उतावलेपन से कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्थिर राशि है। जीवन को शांति में जीना पसंद करते हैं। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयत्न भी ये लोग कर लेते हैं। देश वाले अपने आप को एडजस्ट नहीं करते, लेकिन ये एडजस्ट कर लेते हैं। इस कारण ऐसे जातक सभी स्थानों पर, सभी माहौल में रहने की दृष्टि से शीघ्र ही अभ्यस्त हो जाते हैं। यानी जहां भी, जिस माहौल में भी इनको रखा जाए वहां ये रह सकते हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट करने वाले लोग हैं। ऐसे जातकों के लिए कार्यालय का वातावरण परेशानी उत्पन्न नहीं कर सकता। हालांकि ये भोग विलासी है, तो वो वहां पर एडजस्टमेंट करेंगे और धीरे धीरे अपने प्रभुत्व को वहां पर फैला लेंगे। वृषभ लग्न का जातक मेष लग्न की तुलना में स्पष्टवादी भी नहीं होता। यह अपने हितों के अनुरूप की बात करने का पक्षधर तो होता है, लेकिन स्पष्ट नहीं बोलता। इसी कारण वे दूसरों के विचारों का भी ध्यान नहीं रखते। ऐसा जातक सामान्यतः क्रोधी भी नहीं होता। विपरीत परिस्थितियों को भी वह सहन करने वाला होता है, परंतु जिद्दी अवश्य होता है। जिद्दी होता है। आप देखना, कभी कोई नंदी खड़ा हो, आप उसे हटाने की कोशिश करो, वो हटेगा नहीं आसानी से। वह अपने विचारों को मनवाने का प्रयत्न अंत तक करता है। वृषभ लग्न वाले जातक भी योजना बनाकर काम करते हैं, परंतु उसकी योजना परिवर्तनशील होती है। जब उन्हें लगता है कि इस योजना में आवश्यक परिवर्तन जरूरी है, तो ये परिवर्तन कर देते हैं। वह परिस्थितियों को देखकर उसमें परिवर्तन कर लेते हैं और वह शीघ्र ही कार्य समाप्त नहीं करते, अर्थात ये किसी भी काम को करने में पूरा समय बिताते हैं, वरना बल्कि एक नियमित गति से कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे इनको कह दिया कि अगर 10 की स्पीड पे चलना है तो ये 9 पे नहीं चलेंगे, 10 पे ही चलेंगे। शीघ्रता एवं चपलता का इनमें अभाव होता है, यानी जल्दबाजी नहीं करते, चंचल नहीं होते और इनको आलसी भी नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि उनके कार्य करने की गति मंतर होती है, मतलब एक सी होती है और नियमित रहती है।
विपरीत परिस्थितियां आने पर ऐसा जातक घबराता अवश्य है, परंतु परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में परिवर्तन करने का प्रयत्न भी करता है। वृषभ लग्न का जातक आमोद प्रमोद का शौकीन होता है और वह आकर्षक बनने का प्रयत्न करता है। वह अच्छे वस्त्र, आभूषण, सुगंधित द्रव्य इत्यादि का प्रयोग करने वाला होता है, परंतु पर्यटन, संगीत एवं कला में इसकी विशेष रुचि होती है। वृषभ लग्न के जातक प्राय हंसमुख स्वभाव के होते हैं एवं विपरीत लिंग के व्यक्तियों के प्रति शीघ्र ही आकृष्ट होते हैं। इसमें इनमें काम भावना अधिक होती है और मित्रों की संख्या भी इनकी बहुत होती है। इस प्रकार हमने वृषभ लग्न के विषय में आपसे चर्चा की और जितने भी आप में से कोई वृषभ लग्न वाले हैं वो अपने ऊपर इसके प्रभावों को दे सकते हैं। और हमने अगर कुछ फेमस लोगों की कुंडली देखनी है तो लता मंगेशकर की वृषभ लग्न है, नरगिस की है, साधना की है, हमारे पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री रहे उनकी वृषभ लग्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वृषभ लग्न थी, जैसा कि हमारे पास जो उपलब्ध है विषय उससे। इस प्रकार से वृषभ लग्न के बारे में हम जान सकते हैं। और प्रियंका गांधी की भी वृषभ लग्न है। तो आज मेष लग्न और वृषभ लग्न पर दो पर हमने चर्चा की है और इसके संदर्भ में यदि किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। जय गणपति की। हेलो, हाँ, जय गणपति। मेष लग्न और वृषभ लग्न पे मैंने बताया है। अभी मैं 12 लग्नों को पूरा करने के बाद 12 भावों को भी चालू करूंगा, क्योंकि 12 भावों में स्थित ग्रहों के बारे में भी हमें बात करनी है। अभी फलित का पार्ट बहुत है। अगली क्लास में हम बात करेंगे गणित की, और गणित की क्लास में हम डिविजनल चार्ट पर काम करेंगे, क्योंकि अभी तक हम पहुंच गए हैं असेंडेंट निकालना, दशा निकालना, ग्रह स्पष्ट करना। इनमें कहीं कोई समस्या आ रही है तो मुझे लिखिए और मैं उसको फिर आपको रिवाइज करा सकता हूं और दोबारा से। इसके साथ साथ मैं आपको डिविजनल चार्ट माने D2, D3, D9 इनको कैसे बनाना है इसके बारे में अगली क्लास में हमारी चर्चा होगी। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। इसके लिए सर्वे भवन्तु करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।